हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के सेट में हम लोग देखेंगे सेट नंबर 4 CD। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका बेटा 4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए 4 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हालांकि देखिए 4 क्वेश्चन जो आपके पास है बेटा, ये तो सॉलिड स्टेट का है। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट इस बार इसका हट गया है, तो इसकी जगह पर दूसरा क्वेश्चन यहाँ हम लोग रख लें। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन रखा है, इन ए मिक्सचर ऑफ 72 ग्राम वाटर एंड 92 ग्राम एथिल अल्कोहल कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन फॉर बोथ। दोनों का मोल फ्रैक्शन बताना है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आप फार्मूला जानते ही हैं, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो बेटा उसके मोल अपान टोटल मोल ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। गिवन मास ऑफ वाटर स्मॉल w कितना दिया है 72 ग्राम। मास ऑफ एथेनॉल कितना दिया बेटा 92 ग्राम। अच्छा, मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है 80 ग्राम पर मोल, और मोलर मास ऑफ एथेनॉल कितना आएगा 46 ग्राम पर मोल। आप जानते हो ना एथेनॉल का। अच्छा, जैसे 18 आपने इसको 18 कर लिया, तो देखिए C2H5OH, इसमें एटॉमिक मास सबका ऐड करना, कार्बन 2 है ना, तो 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन देखिए 5 यहाँ से 1 यहाँ से 6, तो 1 × 6 + 1 ऑक्सीजन है, इसको ऐड कर लेंगे तो आपके पास 46 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये हो जाएगा, तो आपके पास ये आ गया। अब मुझे मोल्स निकालने हैं। मोल पहले वाटर का निकाल लो, तो मोल यहाँ 72/18 कर देंगे तो 4 मोल आ जाएगा इसका। अच्छा, मोल कैसे निकालेंगे, स्मॉल w यहाँ पर यम, जो हम लोगों को ये वैल्यू पता हो गई है। एथिल अल्कोहल के मोल निकाल लिया जाए 92/46, तो 2 मोल आने वाले हैं। अब मोल फ्रैक्शन मुझे वाटर का मैं पहले निकाल रहा हूँ, तो वाटर का मोल फ्रैक्शन देख रहे होंगे आप सब, यहाँ पर KH2O इक्वल टू क्या, वाटर के मोल अपान टोटल मोल। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं वाटर के मोल को मैंने ऊपर रखा 4 वाटर के मोल प्लस एथेनॉल के मोल, तो 4/6 आ जाएगा। तो यहाँ से इसका जो मोल फ्रैक्शन वाले आने वाला है बेटा, वो 0.666 ऐसे आएगा, तो इसको आप राउंड ऑफ कर लीजिए, 0.67 कर लीजिए। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन आ गया किसका, वाटर का। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं एथेनॉल का मोल फ्रैक्शन निकाल ले। अच्छा, जो सॉल्यूशन में टोटल कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन होता है ना, वो 1 होता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल अल्कोहल 1 होगा। आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकाल लिया है, तो एथिल अल्कोहल का क्या बचेगा, 1 माइनस वाटर का कर दीजिए, तो एथिल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 0.33। ठीक है, अच्छा इसको इस फार्मूले पर भी रख करके कर सकते हैं जैसे उसका निकाला गया। देखिए एथेनॉल का मोल फ्रैक्शन निकालना, तो एथेनॉल के मोल अपान टोटल मोल, एथेनॉल प्लस वाटर के मोल, तो एथेनॉल के मोल कितने बता 2 हैं, यहाँ 2 + 4 2/6 कर दोगे तब भी यहाँ से भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया, ये सॉल्यूशन चैप्टर से है। अब हम लोग देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में आप देख रहे होंगे, तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रखे हैं न्यूमेरिकल, और नर्नेस्ट इक्वेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस बार यूपी बोर्ड में जो रेड्यूज क्वेश्चन हुआ उसकी जगह पर इन्होंने रखा, आप पढ़ लीजिए। इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, राइट द नर्नेस्ट इक्वेशन एंड EMF ऑफ फॉलोइंग सेल। और ये बेटा 3 मार्क्स का है, 3 क्वेश्चन रख दिए थे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैटर ज़्यादा हो जा रहा 3 मार्क्स के, या तो ये केवल पूछे होते राइट द नर्नेस्ट इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, आपको इसमें भी मिल जाएगा लिखा हुआ। अब देखो आपके पास यहाँ पर सेल इक्वेशन एक लिख लिया मैंने, ये है आपके पास क्वेश्चन, मैग्नीशियम सॉलिड अपान मैग्नीशियम 2+, कंसंट्रेशन इसका दिया है 0.001 मोलर। ये साल्ट ब्रिज का साइन है, कॉपर 2+, 0.001 मोलर यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन दिया, यहाँ पर 30 है बेटा। ठीक है, ये किस में जा रहा है, कॉपर में। तो सेल इक्वेशन पहले लिख लो। तो मैग्नीशियम आप देख रहे होंगे,
मैग्नीशियम कॉपर 2+, ये सॉलिड है, एक्वस है। मैग्नीशियम 2+ में जा रहा, कॉपर रेड्यूज हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। अब आप ये देखो, इसको सेल नर्नेस्ट इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे इस सेल इक्वेशन को। तो नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होता है, आप देखिए यहाँ पर ई सेल बराबर क्या होता है बेटा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591/2 log base 10 कंसनट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम अपान कंसनट्रेशन ऑफ कॉपर 2+। क्योंकि यहाँ पर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट होता है नर्नेस्ट इक्वेशन, तो इसकी जगह पर ये रख दिया गया है। अच्छा, जो एन यहाँ पर होता था बेटा, तो एन की वैल्यू यहाँ पर 2 आ रही है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना हो रहा, 2 का, तो ये रख दिया गया। अब ये क्वेश्चन में दिया है कंसनट्रेशन, Mg2+ का कंसनट्रेशन कितना दिया है, 0.001 मोलर। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻³ ठीक है, और इसका कितना दिया है 0.0001 मोलर, तो 10⁻⁴ लिख सकता हूँ। ठीक है, तो नर्नेस्ट इक्वेशन ये हो गया। अब इसका निकालना है EMF। तो नर्नेस्ट इक्वेशन का EMF निकालते हैं नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर, हेल्पफुल होता है काफ़ी। तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा होगा EMF ऑफ सेल। ठीक है, तो ई सेल इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पर ई नॉट लिखा जाता है ये, और ई नॉट क्या होता है बेटा, कैथोड माइनस एनोड। अच्छा, ये जो वैल्यू आई है ना, ये कॉपर 2+ का यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल है, और ये मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में देना चाहिए। ठीक है, और नहीं दिया है तो कुछ एलिमेंट के याद भी होने चाहिए स्टूडेंट को। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर 0.34 माइनस कैथोड माइनस एनोड करके निकालते हो ना, -2.37, तो ये ई नॉट सेल की जगह पर रखा है इतना, माइनस आपके पास आ जाएगा 0.0591/2 log base 10, यहाँ कर सकते हो 10⁻³ 10⁻⁴। यहाँ पर आपके पास इसको सॉल्व करेंगे तो 10 आ जाएगा, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो इतना पार्ट तो आपके पास 1 ही आ जाएगा। मुझे इससे अब मतलब है, तो ये आपके पास साइन प्लस आ जाएगा ना, और माइनस 0.059/2 log 10 base 10 ये 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, तो आपके पास आ जाएगा इतनी वैल्यू आ जाएगी 0.0295, और इसको ऐड करने पर ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो EMF आ जाएगा क्या, 2.68 वोल्ट। ठीक है, तो ई सेल क्या आ जाएगा, 2.68 वोल्ट, यही EMF है। तो यहाँ एक पार्ट हम लोग कंप्लीट किए। ठीक है, 3 पार्ट इसके हैं। दूसरा, इन्होंने दूसरे को भी ऐसे ही करना है जैसे पहले किया गया। ये यहाँ पर रिएक्शन दिए हैं, एक सेल रिएक्शन देखिए दिए हैं, आयरन 2+ में जा रहा, कंसनट्रेशन इस बार क्या दिए हैं, ये 0.001 मोलर, साल्ट ब्रिज का साइन लगा। ठीक है, H+1 बार प्रेशर PT। ठीक है, तो इन्होंने ये दिया। अब हमारे पास देखिए इसका कंसनट्रेशन 1 मोलर दिए हैं, हाँ ये ध्यान दीजिएगा। तो फिर से मैं सेल इक्वेशन लिखूँगा, तो आयरन +2H+, Fe2+H2। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना हो रहा है ये देख लिया करिए पहले, एन की वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ से जब आप जाओगे बेटा आयरन से आयरन +2 में ना, तो आपके पास 2 का चेंज आ रहा, और यहाँ भी आपके पास 2 का चेंज आ रहा, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज इस रिएक्शन में कितना आ रहा है, 2 का। तो इसके लिए नर्नेस्ट इक्वेशन आप रखिए, वही प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट वाली कहानी। तो इसमें बैलेंस्ड इक्वेशन रिक्वायर होती है। तो देखो मैं लिख रहा हूँ ई नॉट सेल, मतलब ई सेल इक्वल टू क्या, ई नॉट सेल माइनस 0.0591/2 log base 10। यहाँ पर ये प्रोडक्ट वाला कंसनट्रेशन, प्रोडक्ट आयरन 2+ है, और यहाँ पर रिएक्टेंट है। ठीक है, तो जो एक्वस जो आयन के फॉर्म में होता है उसी को यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, तो H+, और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है इसका H+ का 2 मोल है, तो यहाँ पर इसका हम लोग कोफिशिएंट भी लिखेंगे। ठीक है, तो नर्नेस्ट इक्वेशन के फॉर्म में इसमें लिखेंगे। अब इसका हम लोग EMF निकालेंगे। नर्नेस्ट इक्वेशन तो हो गया, EMF निकालने के लिए देखिए क्या लिखा है, EMF ऑफ सेल, वही कैथोड माइनस एनोड, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसको कैथोड पर लाओगे। तो आयरन का जो दिया था, आयरन का दिया नहीं है, लेकिन क्या होता -0.4
4 होता है जो 0 से कम है, तो इसको आप ले जाओगे एनोड पर और हाइड्रोजन को कैथोड पर ले रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर इस फॉर्म में लिखेंगे और कंसंट्रेशन है तो मैं सबका लिख देता हूँ ऐसा, ठीक है। यहाँ पर 1 का स्क्वायर स्टोइकियोमेट्री यहाँ लाएंगे बैलेंस रिएक्शन से, तो आपके पास यहाँ पर जब आपका ये बचेगा कितना बेटा 10⁻³ इसको लिख सकता हूँ। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाता है, ठीक। तो यहाँ -3 यहाँ पर आ जाएगा, -3 log 10⁻10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी log 10⁻10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर ही बचेगा। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे पूरे को, ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आने वाली है क्या 0.0887, और यहाँ से आपको ऐड कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा क्या EMF ऑफ सेल। तो यहाँ पर आ जा रहा है EMF इसका कितना निकल के आ रहा 0.53 वोल्ट, ये भी एक नंबर में था। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है तीसरा ऑप्शन, मतलब तीसरा पार्ट इसी का SN/SN2+, कंसंट्रेशन दिए हैं 0.050 मोलर, साल्ट ब्रिज आपके पास है H+ 0.020 मोलर, H2 1 बार। यहाँ पर प्रेशर, प्लेटिनम यहाँ पर इलेक्ट्रोड है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, कोई दिक्कत नहीं। सेल इक्वेशन वही काम करना है, सेल इक्वेशन लिखो, सेल इक्वेशन के बाद आप उसको नेक्स्ट इक्वेशन लिखो। आधा काम तो ये है, आधा काम EMF निकालने में है। तो नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे तो अब यहाँ पर देखोगे आप सब, यहाँ पहली बात तो सेल इक्वेशन SN2H+, SN2+ में जा रहा है H2 में, यहाँ भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज कितना हो रहा है 2 का। अब नेक्स्ट इक्वेशन लिखना है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है लास्ट में, जानते हो रिएक्शन कोफिशिएंट। तो ई सेल बराबर क्या हो जाता है E0 सेल -0.0591/2 log base 10 SN2+/H+ का स्टोइकियोमेट्री यहाँ पर रख दिया जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास अब देखोगे ये हो जाएगा नेक्स्ट इक्वेशन। तो ये पूछा है, आधा पार्ट तो ये हो गया। अब EMF निकालने के लिए क्या करते हैं, ऐसे सब कॉपी करो, यहाँ इसके कंसंट्रेशन को लिखना है जो क्वेश्चन में दिया है। और ये जो E0 सेल निकाला जाता है ना, ये रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस एनोड करके निकाला जाता है। तो EMF ऑफ द सेल जो यहाँ पर मिलने वाला हम लोगों को, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का 0 मान लिया जाता है स्वेच्छा से, ठीक है। तो ये कैथोड माइनस एनोड। अब यहाँ पर आयरन जो आपके पास है, सॉरी SN जो है टिन ना, टिन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है 0.14 होता है टिन का SN, ठीक। तो ये रख दिया और फार्मूला वैसे बिल्कुल कॉपी कर दिया। ये 2 का चेंज आ रहा है यहाँ पर, तो 2 लिख दिया log SN2+ का कंसंट्रेशन, और यहाँ हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको हम लोग वैल्यू रख लिया जाए। तो इसको रखने पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ से हम लोग यहाँ पर आपके पास है, इस पॉइंट को हटाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास 4 प्लेस पर है, तो एक हम लोग यहाँ पर 10 बढ़ा दिए हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा 500/4 ऐसा आ जाएगा। उसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो हमारे पास 125 आने वाला है, और 125 log 125 की वैल्यू होती है 2.097, ठीक है। ये क्वेश्चन में देना चाहिए इस वैल्यू को। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 0.14 माइनस 0.0591/2 इंटू log 25 की वैल्यू है, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे इतने पार्ट को, तो आपके पास आने वाला है 0.14 माइनस 0.0620। तो आपके पास यहाँ पर EMF निकल कर के आ रहा है 0.08 वोल्ट। EMF ऑफ सेल आ जाएगा 0.08 वोल्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का B पार्ट था, जो यूपी बोर्ड में अभी ऐसा नहीं आया है, लेकिन NCERT से निकाल करके रखा गया इस बार, क्योंकि आपके पास 5 चैप्टर रेड्यूज हुए हैं। तो वहाँ से उसकी जगह पर जो क्वेश्चन रेड्यूज वाले पार्ट के थे, उसकी जगह पर यहाँ पर ये रखा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके पास D ब्लॉक से। ये आपके बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। हाउ डू द
एटॉमिक रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, देखिए हाउ डू द एटॉमिक रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन मेटल वेरी अक्रॉस ए सीरीज एंड वाई। यहाँ पर सीरीज का मतलब पीरियड समझिएगा, ठीक है। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनका जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो कैसे चेंज होता है पीरियड में। तो देखो मैं लिखा हूँ एटॉमिक रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन मेटल इन पीरियड में लिखा हूँ ना। तो देखिए लेफ़्ट टू राइट जा रहा हूँ, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो पहले डिक्रीज करेगी, फिर कांस्टेंट हो जाएगी, फिर इंक्रीज करेगी, ठीक है। अब यहाँ आपके पास है 2 फैक्टर आने वाला है। तो 2 फैक्टर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ऐसा क्यों होता है, उसका 2 फैक्टर है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग इफेक्ट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट का जो एटॉमिक रेडियाई है ना, जब हम लोग पहले स्टार्टिंग में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है जो अपनी तरफ खींच लेता है और साइज कम हो जाता है, लेकिन जब बीच में जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट लगभग बराबर काम करता है, इसलिए साइज ना तो कम होता है और ना ही ज़्यादा होता है। लेकिन लास्ट में देखेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट वाला फैक्टर ज़्यादा हो जाता है, इसलिए साइज थोड़ा बढ़ जाती है। तो चलिए देखते हैं। और शील्डिंग इफेक्ट कहाँ से आता है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से आता है, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पर देखा जाए and moving from left to right in transition series, nuclear charge increases due to weak shielding effect, ठीक है, weak shielding effect. Due to this, atomic radii first decrease and then constant. End of the series increase due to electron repulsion. लास्ट में इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है, जिससे साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर जाती है। अच्छा, हम लोग ये सोचते हैं ग्रुप की बात थोड़ा कर ले। एक्सपेक्टेड ग्रुप हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग जब पीरियाडिक टेबल में ग्रुप में आते हैं, ऐसे टॉप टू बॉटम जब ग्रुप में आते हैं तो साइज जो होती है, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई आप क्या कहते हो, इंक्रीज होती है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है, सोच तो यही होनी चाहिए। एक्सपेक्टेड हम लोग कह रहे हैं कि 3D का जो रेडियाई है वो 4D से कम है, ठीक है। आपके पास यहाँ पर 3D यहाँ पर रखा गया है, मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर 3D है, 4D 5D, ठीक। तो ये कहना है कि कम होगी, ठीक है। और 5D का रेडियाई 4D से ज़्यादा होना चाहिए, ये तो हमने सोचा। लेकिन एक्चुअल में जो पाया गया है, बट एक्चुअल देखेंगे 3D की रेडियाई जो है वो 4D से कम है, लेकिन 4D और 5D की रेडियाई लगभग बराबर है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेटा यहाँ पर ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, 4f में जो 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अच्छा शील्डिंग का काम कर नहीं पाते हैं। इसीलिए क्या करता है, न्यूक्लियस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है और साइज कम कर देता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लोग लिया हूँ 3D 4D 5D। मैं लिया हूँ टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम। तो मैं जब ऐसे आऊँगा टॉप टू बॉटम तो साइज इंक्रीज करना चाहिए। तो यहाँ से टाइटेनियम से जर्कोनियम के बीच साइज तो बढ़ा, लेकिन जर्कोनियम हाफनियम के बीच साइज नहीं बढ़ा, क्योंकि इसमें आ जाते हैं लेंथेनाइट के 14 एलिमेंट 4f में चले जाते हैं। तो मैं लिखा हूँ यहाँ पर एटॉमिक रेडियाई जर्कोनियम और हाफनियम का। हम लोगों के हिसाब से हाफनियम का ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन जर्कोनियम हाफनियम का लगभग बराबर है। और यहाँ देखोगे डाटा में तो इसका ज़्यादा कर दिया गया 160 पिकोमीटर और इसका 159 पिकोमीटर। तो ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच करके साइज को कम कर देता है। इसका 1 नंबर का ये था, इसमें 3 पार्ट हैं और 1-1 नंबर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है इसका नेक्स्ट पार्ट, आयंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर जनरली पैरामैग्नेटिक। जो ट्रांजिशन मेटल के आयन होते हैं ना, पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है।
अच्छा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब होंगे? जब D1 D9 कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और पैरामैग्नेटिक होंगे। ठीक है, D1 से D9 वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक होने वाले हैं। अब उसके बाद आप देखोगे यदि कहीं पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D0 D10 है तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो डायमैग्नेटिक होगा। तो ये पार्ट हो गया। अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट देखते हैं कौन सा है। थर्ड में आप देखेंगे तो ट्रांजिशन मेटल या एलिमेंट सो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट वाई। ट्रांजिशन एलिमेंट जो है ना वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, ये हम लोग देखेंगे। वेरिएबल वैलेंसी कैसे शो करते हैं, जैसे आप कहते हो ना कि आयरन +2, आयरन +3, कॉपर +1, कॉपर +2 ना, ये सब क्यों शो करते हैं इसको देखते हैं। तो आप देख रहे होंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, तो शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज N-1D एंड NS इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि N-1D के इलेक्ट्रॉन और NS के इलेक्ट्रॉन दोनों पार्टिसिपेट कर जाते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि N-1D और NS दोनों में एनर्जी का गैप वेरी क्लोज है। ठीक है, तो इसलिए दोनों से इलेक्ट्रॉन लॉस हो सकते हैं, बोथ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं एक ले रहा हूँ केस मैंगनीज का। मैंगनीज आपके पास 25 है बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे R, ठीक है, 3D5 4s2 आ जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो कर सकता है? देखो 2 3 4 5 6, मतलब ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। अच्छा, 2 कब करेगा? जब आपके पास ये 2 तब करता है जब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, लॉस कर दें यस वाले। ठीक है, अब 3 कब करेगा? जब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालो और एक यहाँ से निकाल दो, तो यस से भी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है और डी से भी निकल सकता है, क्योंकि इसके बीच एनर्जी का गैप कम होता है। तो अब यहाँ से 2 निकालोगे, यहाँ से 2 निकालोगे तो 4 हो जाएगा, और यदि आप ये दोनों और ये पाँचों निकाल दोगे तो 7 हो जाएगा। तो मतलब इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि N-1D और NS के बीच एनर्जी का गैप बहुत कम होता है, एनर्जी दोनों की वेरी क्लोज होती है, दोनों के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दोनों के इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास आते हैं बायोमॉलिक्यूल से। क्वेश्चन है आपके पास 4D, प्रूव द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप, सॉरी एल्कोहल यहाँ 5 OH ग्रुप एंड ए CHO ग्रुप इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल गिविंग केमिकल इक्वेशन हाउ इज सिल्वर मिरर फॉर्म फ्रॉम ग्लूकोज। ये आपके पास ग्लूकोज की प्रॉपर्टी का रिएक्शन है। ऐसा कोई आप रिएक्शन लिखो जिससे वो प्रूव करे कि 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं ग्लूकोज में। तो 5 OH ग्रुप देखिए यहाँ पर कैसे होते हैं। देखो 4 OH तो यहाँ पर है, 1 OH यहाँ, 5 OH ग्रुप यहाँ पर। ये आपके पास क्या है? ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज है। अब एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करके प्रूव करती है। NCERT भी यही लिखा है, तो ये मैंने भी लिखा है। अब देखोगे एसिटिक एनहाइड्राइड के 5 मॉलिक्यूल ले रहे हैं। एनहाइड्राइड में क्या होता है बेटा? COOCO ये ग्रुप होता है एनहाइड्राइड वाला, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब ये क्या कहते हैं ना कि इसकी जो 5 OH है, 5 OH को कैसे एसिटाइलेट करेगा, तो देखेंगे ये बनाएगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट और 5 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड की। जहाँ जहाँ OH है ना वहाँ से क्या कर दिया गया, वहाँ से ये हटाया और CH3CO ग्रुप जा कर के जुड़ गया, तो ये बन गया। आप ऐसा इसको समझ सकते हैं। मेरे पास देखिए, मैं इसको थोड़ा सा देखता हूँ। CHO है, अब मेरे पास ये देखो OH है, ठीक है। अब मेरे पास H है, OH इधर लिखा जाता है, लेकिन उधर ही लिख दोगे तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। OH OH और यहाँ पर OH H, ये ग्लूकोज है ना। अब मैं लिखूँगा
CH3 CO CH3, ये स्टिक एनहाइड्राइड है। अब मैं देख रहा हूँ, मैं इसको बाहर करने वाला हूँ, ठीक है। ये आप देखिए, यहाँ से सबका H ले लो, ठीक है। आप यहाँ से H ले लीजिए, ये वाला H लेंगे हम, इसका ये नहीं, ठीक है। तो आप 5 H लोगे तो 5 H लेकर के जाओ और ये इतना निकाल दो, तो 5 एसिटिक एसिड बाहर हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला पार्ट यहाँ लगा दो आप। तो यहाँ जब लगाओगे तो आपके पास CHO और ये COH है ना, अब यहाँ पर ये बन जाएगा, ये देखो ये बनेगा, ठीक है। तो ये कितने बनने वाले हैं, ये ऐसे ही 4 बनने वाले हैं एक जैसे। और लास्ट वाले पर 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी आप ऐसे कर दो, ठीक है। तो ये 5 एसीटेट ग्रुप हो जाता है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं, देखिए ऐसे ही तो लिखा है, ठीक है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ, उसी का पार्ट अभी ये है, पहला ये प्रूफ था। अब हमें ये कह रहे हैं कि एक CHO ग्रुप होता है उसी में, उसी का सेकंड हम लोग पढ़ लेते हैं। ये पूरा क्वेश्चन क्या कह रहा था, ये देखिए, प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप हो गया। अब उसमें एक CHO ग्रुप है, ये भी करो प्रूफ। और वो इसका केमिकल इक्वेशन लिखो, सिल्वर मिरर टेस्ट कैसे देता है ये देखो। तो चलो, CHO ग्रुप होता है, ग्लूकोज में CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसके टेस्ट के लिए आप ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, ब्रोमीन वाटर क्या है, एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत बार रिपीट होने वाला है। और आप सब टॉलरेंट एजेंट की बात करो। टॉलरेंट एजेंट क्या है, एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में चेंज कर देता है। देखो, ग्लूकोज CHO को COOH में चेंज कर देगा ग्लूकोनिक, तो ये सिल्वर मिरर बन जाता है Ag, ठीक है। टॉलरेंट एजेंट को Ag2 से सिंप्लिसिटी के लिए लिखा गया कि आप केमिकल रिएक्शन में आसान बनाया जा सके। वैसे जो टॉलरेंट एजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन होता है, और इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इतने तक ही ठीक है, 1 नंबर का है। यदि कोई बच्चा इसको देखना चाहे अब वीडियो में, तो यहाँ पर ये देख सकते हो इसका दूसरा फॉर्म। आपके पास ग्लूकोज है प्लस मैं टॉलरेंट एजेंट को अब यहाँ कम्प्लीटली लिखा हूँ। पहले हम लोग रिएक्शन को आसान बनाने के लिए वैसा लिख सकते हैं, बुक भी कहती है कि Ag2 लिख सकते हैं। तो आपके पास टॉलरेंट एजेंट आ जाएगा, और ये भी देखिए आप ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। और ये आपके पास सिल्वर मिरर क्या होता है, टेस्ट ट्यूब में कुछ उसकी दीवार पर, मतलब सिल्वर के क्या साइड में सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है, कुछ उसकी बॉटम पर बैठ जाता है सिल्वर। तो यहाँ से टेस्ट देता है सिल्वर मिरर का, ठीक है। ये कंप्लीट रिएक्शन है। अब हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पर। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास ये जो है, ये भैया सॉल्यूशन चैप्टर से, और डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलर एंड मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। मॉलिक्यूलर एंड मोलल एलिवेशन कांस्टेंट गिव टू डिफरेंट फार्मूला इन्वॉल्विंग दीज 2 कांस्टेंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर मैं एक तरफ लिख ले रहा हूँ मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, जिसे KB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक तरफ मैं लिख रहा हूँ मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट, जिसे K' से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो केवल थोड़ा सा अंतर है, बाकी सब कुछ सेम होने वाला है दोनों में। पढ़ लीजिए पहला, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, पहली बात तो देख लो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो आपके पास मान लो यहाँ पर वाटर है, ठीक है। अब वाटर मान लो आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करता है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग अब इसके जब वेपर बनेंगे
तो जब वेपर प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो आपके पास वो बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो मतलब ये आपके पास ना हीट कर रहे हो वाटर के, वेपर यहाँ बहुत बन रहे हैं, तो वेपर के द्वारा वेपर प्रेशर लगाया जाता है ना। तो जब इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो आपका वो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो अब वेपर जल्दी बनेगा तो ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दोगे तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब कि जिसके वेपर ना बने, तो वहाँ पर उसका अब वेपर उसका तो बनेगा नहीं और वाटर का भी कम बनने देगा। तो अब वाटर का वेपर यहाँ जब कम बनेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हो पाएगा, तो और ज़्यादा वेपर बने तो उसको आप क्या कहोगे कि और ज़्यादा हीट करने की ज़रूरत, मतलब टेम्परेचर और ज़्यादा देना पड़ेगा। तब अब क्या हो जाएगा, ये 100 to 105 ऐसा डिग्री सेल्सियस पर ये बॉयल होगा। तो अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ गया, मतलब सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ये था, लेकिन जब सॉल्यूट आपने डाल दिया नॉन वोलेटाइल तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाना ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, चलिए ये कह रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, ये कह रहे हैं कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट का 1 मोल डिजॉल्व करते हैं तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीजमेंट आता है उसे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहा जाता है। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए करें डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यम, यम यहाँ मोलल्टी है। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दिया तो डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एम हो जाएगा, और मोलल्टी यहाँ लिखते हो स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपान स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो अब मैं इस चीज़ को ना, जो के बी है ना, यही तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, तो मुझे अब इस फार्मूले में रखना डेल्टा टी इक्वल टू के बी इंटू यम, यम की जगह पर इतना पार्ट, ये फार्मूला। तो के बी बराबर क्या हो जाएगा, के बी बराबर डेल्टा टी बी इंटू यम इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपान स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000, ये फार्मूला एक आ जाएगा। ठीक है, और क्या कहाँ किसको क्या बोला जाता है, डेल्टा टी बी को क्या बोला जाता है बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, के बी को क्या बोला जाता है, एलिवेशन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी को इवलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, यम क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो मैं देखो यहाँ पर के बी लिख दिया हूँ, के बी को इवलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। अच्छा, दूसरा इसी का पार्ट देख लें, देखो मैं एक लाइन में डिफरेंस की तरह लिखा गया। ठीक है, दूसरा आप साइड में चलो तो इसको पढ़ लो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। बस वहाँ 1000 था, यहाँ 100 था, इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब कॉपी कर लीजिए। आप देख रहे होंगे जब 100 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट का 1 मोल डिजॉल्व करते हैं तो जो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजमेंट आता है उसे मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सब कुछ कर दिया। अब यहाँ बेटा के बी की जगह पर यहाँ के डैश रख दिया गया है और 1000 की जगह पर 100, बाकी सब सेम फार्मूला है जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे। ठीक है, इसमें जो आप देख रहे हैं वैसे यहाँ भी है। ठीक, तो ये फार्मूला आ जाएगा कि डैश यहाँ पर क्या मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट या इसे एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये दो कांस्टेंट का फार्मूला हो गया। अब आप यहाँ से इसको रिलेट कर सकते हैं, देखिए दोनों तरफ लिखा गया है। ठीक है, ये देखिए, और यहाँ पर हम लोग इसको ऊपर करते बढ़ाते हैं। ठीक, पॉइंट तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिलेटेड है। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट आप देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या लिखा, आयनिक इक्वेशन पूछ रहा है।
तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। राइट द आयनिक इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। तो K2Cr2O7 एक बहुत अच्छा स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। तो चलिए रिएक्शन लिख लेते हैं। ये आपके पास K2Cr2O7 है, H2SO4 से रिएक्शन करता है, क्रोमियम सल्फेट K2SO4 वाटर प्लस ये देखिए 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करने वाला। तो मेरे कहने का मतलब Cr2O7 2 Cr3 में चेंज हो रहा, मतलब यहाँ पर +6 था, ये किस में जा रहा +3 में। ठीक है, अब इसका आयनिक फॉर्म लिख लें हम लोग। आयनिक फॉर्म पूछा है तो आयनिक फॉर्म में हम लोग ये लिख रहे हैं Cr2O7 2 +14H +6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 मोल, इसके 1 मोल K2Cr2O7 के 1 मोल को रिड्यूस करने के लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, कि यहाँ पर 2 है ना। अब यहाँ पर देखिए 7H2O, ये इसका आयनिक इक्वेशन है और इसके लिए इनाट की वैल्यू आती है 1.3। यह इंडिकेट करता है कि यह एक स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ K2Cr2O7। ये 4 नंबर का है तो इसका कुछ 1-2 रिएक्शन और लिखिए। ठीक है, पहला तो आयनिक फॉर्म ये पूछे, इसको आपको लिखना था। ठीक, इस रिएक्शन को। अब इसके 4 नंबर का है तो 1-2 रिएक्शन और हम लोग बढ़ा लेते हैं इसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी वाली। तो पहला पॉइंट, इट ऑक्सीडाइज फेरस साल्ट टू फेरिक साल्ट, फेरस को फेरिक में चेंज कर देता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर K2Cr2O7 + 7H2SO4 6 FeSO4, यहाँ पर +2 में है ये Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3 Fe2SO4 का होल थ्राइस, यहाँ पर ये +3 में चला गया तो +2 से +3 में जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज ही तो कर रहा है, तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, इसको आयनिक फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग कैसे लिखें, तो देखो जब इसको आयन में आप तोड़ोगे ना तो आपके पास ये देख रहे होगे, तो ये K+ में टूटेगा, 2 K+ में, ये Cr2O7 2 अच्छा इधर K+ होगा और इधर भी 2 K+ होगा, तो इसको कैंसिल कर देंगे। तो आयन के आयनिक रूप जब लिखेंगे तो नहीं लिखेंगे, जो दोनों तरफ आयन होता है उसको आप कैंसिल आउट करके ही लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर Cr2O7 2 है, यहाँ देखो बेटा 7 दूना 14 H+ आयन होगा। हालांकि सल्फेट आयन भी यहाँ पर आपको मिलेगा, लेकिन इधर सल्फेट आयन भी होगा तो कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर ये 6 Fe2+ आयनिक के क्वेश्चन इसका ही है। यहाँ पर Cr3+ 2 Cr3+ और आपके पास 6 Fe3+, तो ये आयनिक फॉर्म में है। अब आयनिक फॉर्म में क्या होता है ना, पहले सबको आयन में तोड़ लो। ठीक है, वाटर को नहीं तोड़ना है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ लो, अब दोनों तरफ तोड़ लो, दोनों तरफ ये जो कोई चीज़ हो तो उसको कैंसिल करके उसके बाद लिखो। चलिए अगला है, सल्फाइड को सल्फेट में चेंज कर देता है, तो ये सोडियम सल्फाइड है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर बेटा +4 होता है। ठीक, और सल्फेट के केस में +6 होता है, तो ऑक्सीडाइज कर देता है। तो आपको इसको, ये मॉलिक्यूलर इक्वेशन है, इसका आयनिक फॉर्म क्या फिर से वही Cr2O7 2 यहाँ तो 4 दूना 8 H+ आयन और 3SO4 2 और अच्छा यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 Cr3+ + 3SO4 2 और 4H2, तो ये आपके पास ये आयनिक इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, ये आयनिक इक्वेशन हम लोग लिख लिए हैं। अब इसका जो सी पार्ट है ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ये आपके बेटा IUPAC नॉमेनक्लेचर है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। तो इसको देख लेते हैं, 4 नंबर तो समझिए काफ़ी आसानी से आप सबको मिल जाता है। तो यूजिंग IUPAC नॉर्म राइट द सिस्टमेटिक नेम ऑफ द फॉलोइंग। चलिए पहला कॉम्प्लेक्स आपके पास है CONH3
का होल 6 स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर लो, यहाँ Cl3 है। देखिए नाम पहले हम लोग कैटायन का करते हैं लेकिन यहाँ है नहीं, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर तो नहीं है, तो चलो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसमें लिगेंड का पहले करेंगे। तो लिगेंड यहाँ पर है क्या, एमीन, और 6 है तो मैं लिखूँगा हेक्साएमीन। ठीक है, ये MMINE। उसके बाद ये मेटल है कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में लिखेंगे 3 क्लोराइड। ठीक है, अब इसके नंबर को नहीं लिखना है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के इधर चाहे जितना हो उधर चाहे जितना हो, केवल एक बार नाम लिखा जाएगा, नंबर नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, दूसरा कॉम्प्लेक्स आप देखोगे तो इसका IPC नाम लिखना है। तो यहाँ पर होने वाला पोटेशियम ट्राईऑक्जेलेटो क्रोमेट 3। ठीक, ये ऑक्जेलेटो है आपके पास। उसके बाद प्लेटिनम, ये कॉम्प्लेक्स अभी हम लोग ऑप्शनल में जिसका जिक्र किए थे, आईपेक नेम क्या, डाईएमीन डाईक्लोराइडो प्लेटिनम 2। और लास्ट वाला आपके पास है बेटा आईपेक नेम टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 होता है। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हम लोग डी देखते हैं, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, तो लिखिए पढ़ लेंगे। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्वस अमोनिया एंड हीटिंग फॉर्म कंपाउंड बी व्हिच ऑन हीटिंग with Br2 and KOH form a compound C of molecular formula C6H7N. Write the structure and name of compound ABC। तो चलिए क्या क्वेश्चन कह रहा, पहले मैं ये लिख रहा हूँ। कोई कंपाउंड ये है जो एक्वस अमोनिया से रिएक्शन करता है, उसको हीट करते हो तो बी बनता है। अच्छा, बी का रिएक्शन जब Br2 और KOH से करते हो तो C बनता है, और C का मॉलिक्यूलर फार्मूला इन्होंने दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके इसका रिएक्शन लिखते हैं। ये 4 नंबर का है तो आप रिएक्शन इसका ज़रूर लिखिए अच्छे से। तो चलिए मैं एरोमेटिक कंपाउंड ना जो है उसको मैं देखो क्या लिख रहा हूँ। तो एरोमेटिक कंपाउंड जो आपके पास ये है बेंजोइक एसिड। ठीक, अब बेंजोइक एसिड जब इससे रिएक्शन करता है तो बनाता है अमोनियम बेंजोएट। इसका नाम क्या है बेटा, अमोनियम बेंजोएट। ठीक, अमोनियम बेंजोएट ये है आपके पास। और जब इसको हीट करते हैं ना तो देखो यहाँ से 4 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन निकालो और 1 ऑक्सीजन, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, बचेगा क्या, CONH2। तो आपके पास एमाइड बनेगा। तो ये बनता है। आप डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते हो रिएक्शन, कि जैसे यहाँ पर अमोनिया, ये देखो इससे यहाँ अमोनिया और हीट का सिंबल निकाल दोगे तो वाटर बाहर जाएगा, तो ये बी बन जाएगा। इसका नाम क्या है, बेंजामाइड। ठीक है, इसका नाम यहाँ भी लिख सकते हैं, और लास्ट में मैंने नाम हालांकि लिखा है बेंजामाइड। तो बी मेरे पास क्या आ गया, बेंजामाइड। अच्छा, अब ये बेंजामाइड कह रहे हैं कि जो बी बन गया ना उसका रिएक्शन Br2 KOH से कराओ, तो मैं अभी लिख दिया हूँ हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अगला स्टेप ये रिएक्शन कहलाती है हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो आपने जो बी मिला ना बेंजामाइड, मतलब ये आपने जो बी पाया, बी कंपाउंड पाया, उसका रिएक्शन Br2 KOH से करा रहे हो तो एनिलीन बनता है। और एनिलीन का जो फार्मूला उन्होंने दिया था, क्या बताया था, C6H7N, ये ना, तो यही तो है। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें आपके पास 6 कार्बन है, 7 हाइड्रोजन है, 1 नाइट्रोजन, यहाँ से 5 हाइड्रोजन और 2 यहाँ से हाइड्रोजन 7 और 1 ये। ठीक है, अब यहाँ पर ये K2SO4 K2CO3 निकल जाएगा। K2 कर लो बेटा, K2 पोटेशियम लिया है तो K2CO3, और यहाँ पर लिए हैं तो KBr। ठीक है, ये कर लीजिए KBr और वाटर मॉलिक्यूल बाहर। तो ये हमारे पास था हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब
यहाँ समराइज कर लो। अब यहाँ इन्होंने यहाँ लिखना आप ऐसे, एरोमेटिक कंपाउंड आपने क्या क्या मिला, ये मिला बेंजोइक एसिड जिसका फार्मूला ये है, बी मिला आपके पास बेंजामाइड जिसका फार्मूला ये है, और ठीक है, और सी मिला आपके पास एनिलीन जिसका फार्मूला ये होता है, और इन्होंने इसको लिखा भी था क्या, C6H7N। तो यहाँ पर इस पार्ट को हम लोग कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।